तो आज 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो ज्ञान की बातें तो दीदी करेंगी या अरविंद माथुर जी बताएंगे। मैं थोड़ा सामान्य ज्ञान की बातें कर लेता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे क्या है या क्यों मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, जब स्वीडन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 5 जून से 14 जून तक वो कॉन्फ्रेंस चली पर्यावरण के ऊपर। तब यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि हर वर्ष हमें ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जागरूकता के लिए मनाया जाना चाहिए। 1974 में आधिकारिक रूप से पहली बार ये डे मनाया गया और उसके बाद अब तक हर साल 5 जून को ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम प्रकृति का उपयोग तो पूरा करते हैं। उपयोग कहूँ या शोषण कहूँ या दोहन कहूँ, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रकृति माँ की तरह अभी तक तो सब कुछ सहन करती आ रही है। माँ भी बच्चे का लाड प्यार एक हद तक ही तो सहन करती है और उसके बाद फिर कुछ कभी चांटा भी लगा देती है ना। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, प्रकृति भी कभी कभी अपना विकराल रूप ले लेती है और हमारे सामने वो कभी भूकंप के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कभी सूखे के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी किसी रूप में आती रहती है। तो ये जागरूकता लाने के लिए कि हमारा जल संसाधन कितना सीमित है, हमारे पास ऑक्सीजन की लिमिट कितनी है, या हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, और हम उसको किस तरीके से बेहतर उपयोग करें, ये दिन हर साल हम मनाते हैं। हम सभी की एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मैं बताऊं, हर साल जितने भी वृक्ष कटते हैं कागज़ बनाने के लिए, ऑल्दो उसमें 15% पेड़ की लकड़ी होती है, 85% रिसाइकल्ड पेपर होता है जो न्यूज़पेपर आदि से आता है, परंतु उस 15% पेड़ की लकड़ी जो कागज़ बनाने में सबसे अधिक उपयोग होती है, उसके लिए लाखों वृक्ष हर साल काटे जाते हैं। वृक्ष यूँ कहूँ कि हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी चीज़, जिससे ऑक्सीजन भी आती है, जो वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। वन हमारे प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आप सभी जानते ही होंगे, न्यूज़ में बहुत बार दिखाया जाता है कि 100 तक ये लगभग गुड क्वालिटी माना जाता है, लेकिन दिवाली के सीजन में हमारे 800, 900, 1000 तक भी चला जाता है। तो ये वायु प्रदूषण है। जल की यदि मैं बात करूं, पृथ्वी का 75% हिस्सा जल से भरा हुआ है, परंतु फिर भी मात्र 3% हिस्सा पीने योग्य है। 75% धरती की सतह जल से भरी है, लेकिन फिर भी 3% जल पीने योग्य है। उसमें से भी 2.4% जल ग्लेशियर्स में या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जमा हुआ है। मात्र 0.6% जल नदियों में, तालाबों में, नहरों में पीने योग्य बात। अब हम ये सोच सकते हैं हम किस तरीके से जल का उपयोग करते हैं। घर में पानी बह रहा है, चल रहा है, गाड़ियाँ धुलवा रहे हैं, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछे, हर चीज़ में हम अनावश्यक उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो हर चीज़ को हम एक सही तरीके से उपयोग करें, ये पर्यावरण दिवस का लक्ष्य होता है। साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्योति दीदी से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और फिर अरविंद माथुर जी जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन भी दे दूं। आप द्वारका सेक्टर 23 में रहते हैं, वहाँ से आपने ज्ञान प्राप्त किया। लगभग 6 वर्षों में आपने इतनी तेज़ी से स्पीड पकड़ी, कहते हैं ना कि लास्ट सो फास्ट। आप उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। आपने मात्र 3 सालों में लगभग 1100 कोर्स कराए, और उसमें से 75% सक्सेस रेट, जो आप बताते हैं कि 75 सक्सेस रेट मीन्स वो उन्होंने ज्ञान को धारण किया, समझा, अपनाया। आप एनजीओ भी चलाते हैं, वैसे आप आईटी प्रोफेशनल हैं। अपने बिजनेस को आपने ज्ञान मिलने के बाद में
साइड में किया और इसे अध्यात्म की राह को आगे बढ़ाया। एनजीओ के चलाने के साथ साथ आप समाज सेवा कर रहे हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और प्लांटेशन की शुरुआत आज ही आप यहाँ से कर रहे हैं, सेक्टर 31 से। तो ये हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि अपने एनजीओ के प्लांटेशन की शुरुआत आज हमारे साथ सेक्टर 31 से कर रहे हैं। तो एक ताली तो बनती है इनके लिए। थैंक यू। बाकी और डिटेल में आप बताएंगे कि कैसे कैसे आपका एनजीओ काम करता है, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन या इस प्लांटेशन में आपकी क्या थीम है। प्लांटेशन कल्पतरु नाम का एक हमने प्रोजेक्ट लिया है ब्रह्मा कुमारीज ने इस वर्ष, जिसके अंतर्गत 5 जून से लेकर 25 अगस्त तक 40 लाख से अधिक पौधे लगाने हैं, और न केवल लगाने हैं, उनका संरक्षण भी करना है। ये ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य है। वैसे आज़ादी का ये 75वां साल है, प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है, तो कई जगह पर 75 लाख पौधे लगाने का भी ऐसा हमारा ब्रह्मा कुमारीज का एक संकल्प आता है कि अगर लगेंगे तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्योति दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा आप आज के सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बात अपनी रखें। थैंक यू। ओम शांति। आज के इस सुंदर दिवस पर जहाँ हमें ये मौका मिला है कि हम पूरे विश्व के पर्यावरण को पॉजिटिव बनाएं, इस दिवस की शुरुआत बहुत ही सुंदर ढंग से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से पहले ही की जा चुकी है। अभी आपने देखा रिसेंटली एक बहुत सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके माध्यम से हम सभी को ये मैसेज मिला है कि सिर्फ हमें मनुष्य के परिवर्तन पर ध्यान नहीं देना, लेकिन साथ साथ प्रकृति को भी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है, क्योंकि जहाँ मनुष्य है वहाँ प्रकृति है। आत्मा बिना प्रकृति के कोई कार्य नहीं कर सकती। आत्मा को सबसे पहले प्रकृति की आवश्यकता है। तो प्रकृति क्या है? ये हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश जो भी हैं, इन तत्वों को भी हमें पावन बनाना है, पॉजिटिव रेज देनी है और सतो प्रधान बनाना है। स्वर्णिम भारत की जहाँ हम बात करते हैं, तो स्वर्णिम भारत जब था तो ये प्रकृति कैसी थी? सतो प्रधान थी, प्योर थी, पावरफुल थी। तो इस प्रकृति को किसने ऐसा बनाया जो हमें वहाँ पर इतना सहयोग देती है? तो इस समय उसका वास्तविक जो लॉजिकल कारण है कि वर्तमान समय जो सृष्टि पर परमपिता परमात्मा ने संगम युग पर इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, तो वृक्ष से हमें क्या याद आता है? अपना कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के जो शुरुआत है, कल्प वृक्ष की जो हिस्ट्री है, परमात्मा ने हमें बताई। और संगम युग जो है इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का एक जैसे फाउंडेशन है, जड़ है, रूट है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो हम बच्चों को, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं तो पहले से ही ये कार्य कर रही हैं, आज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम सभी जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हमारे द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, सकारात्मक वेव्स निकलते हैं, वो सबसे पहले कहाँ रेडिएट होते हैं? वाइब्रेशंस में, वातावरण में, पर्यावरण में। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तब हम इस वातावरण को, पर्यावरण को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। यही कारण है कि जब इस प्रकृति को पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, इस टाइम जब सारी दुनिया इसको
इम्प्योर करने में लगी है, तमो प्रधान बनाने में लगी है, उस टाइम हम ब्राह्मण आत्माएं, हम परमात्मा के बच्चे एकाग्र होकर और संगठित होकर इस प्रकृति को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रकृति सतयुग में हम सबको पूरी ही तरह से सहयोग देने के लिए तैयार रहती है। और प्रकृति आज इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रही है? उसका कारण कि हमारे द्वारा, मनुष्य आत्माओं के द्वारा जो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट हो रही है, उससे प्रकृति भी थक चुकी है। कई बार हम सुनते हैं सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक तो समय का परिवर्तन, दूसरा बढ़ता हुआ प्रकृति के प्रति प्रदूषण। तो दूषित तो सारी दुनिया कर रही है इसको, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक कौन बनाएगा? तो आज इसकी शुरुआत हम सभी अपने से करेंगे। हर एक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे करना है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्लान किया गया है कि एक व्यक्ति को कम से कम एक प्लांट लगाना है। और सिर्फ लगाना नहीं है, लेकिन उस प्लांट को पूरा पल्लवित करना है, उसको सींचना है अपने प्यार से, अपनी शक्तियों से, अपनी पॉजिटिविटी से और अपनी शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन से। और उसकी देखभाल कम से कम जब तक कि वो पूरी तरह से ग्रो ना होने लग जाए, तो उसके लिए 75 डेज रखे गए हैं कि तब तक हम उसको रोज देखें, उसको पानी दें, उसको धूप हवा दें और साथ साथ उसको हम अपने अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं, पॉजिटिव एनर्जी हैं, वो वाइब्रेशंस भी दें। जैसे हम वृक्ष के पास या अपने घर में जो आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, वहाँ पर खड़े होकर 5 मिनट 2 मिनट जब हम सोचते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, आप चारों तरफ के वातावरण को कितना शुद्ध बना रहे हो, उनसे बात करते हैं और उन प्लांट्स को हम पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो उनकी जो ग्रो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने अनुभव किया हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है हमारी संस्था के अंदर दूसरे और कई रूपों में, जैसे कि खेती में, बागान में चल रहा है। तो इसी तरह से उन सारी चीज़ों को अनुभव के आधार पर यहाँ प्रैक्टिकल में किया जा रहा है। तो सिर्फ हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन इसको अपने चारों ओर सभी जो भी मनुष्य हैं उन तक हमें, जो भी यहाँ रहने वाले हैं उन तक हमें पहुँचाना है। तो इसलिए आज पर्यावरण दिवस पर हम सब चाहते हैं कि अपने चारों ओर के वातावरण के अंदर शांति, शक्ति, पवित्रता, ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हुए हमें प्रकृति को, जीव जंतुओं को, और जो भी, जैसे आप देखते हैं ना सागर में जो भी जीव जंतु रहते हैं या पेड़ पौधे, जो भी हरियाली है वहाँ पर, सी में जो भी रहने वाले प्राणी हैं, वहाँ आप थोड़ी देर बैठो और एसी में बैठो, दोनों का अंतर फील होता है। तो वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, वो चारों ओर फैल रही है। यानी एक अपनेपन का एहसास, एक नेचुरल एनर्जी का एहसास हमें वहाँ होता है, जो कि आज इन कृत्रिम साधनों में नहीं है। लेकिन आज हम इन साधनों के कारण अपनी प्रकृति को कहीं ना कहीं कमज़ोर करते जा रहे हैं, डल करते जा रहे हैं। तो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जन जन को ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी प्लांटेशन है या जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उससे हम चारों तरफ के वातावरण को एक तो शीतल बनाते हैं, दूसरा
हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो अधिक से अधिक हमें ये प्लांट अपने चारों ओर लगाने हैं। और दूसरी बात हमें ये बताई जा रही है कि सिर्फ प्लांट लगाने नहीं हैं, लेकिन उसको हमें शांति, पवित्रता और शक्ति का एहसास भी देना है। तो वो एहसास कहाँ से आएगा? जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वो हमसे ही पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हमें उनको अपने करीब ला करके और अपने आसपास रख करके ऐसी एनर्जी रेडिएट करनी है। तो आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम यही चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति पर्सनली अपने आप में ये संकल्प ले कि मुझे आज के दिन से ये शुरुआत करनी है। कम से कम 5 मिनट हम किसी भी पार्क में जाकर या अपने घर के प्लांट जो भी होते हैं, आसपास जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनके पास अपना समय, कुछ समय बिताएं। और वहाँ बैठकर, जैसे पहले ज़माने में पेड़ के नीचे बैठकर लोग तपस्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे पेड़ की डालियाँ पकड़कर ही बड़े होते थे। तो इसी रीति से हम उन पौधों के पास बैठें और उनसे बात करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि आप मेरे लिए कितने आवश्यक हो। आपके द्वारा ही आज ये संसार इतना पल्लवित है। अगर हमारे बीच हरियाली ना हो तो कैसा जीवन लगता है? खुश्क लगता है। और जहाँ हरियाली होती है वहाँ खुशहाली होती है। तो जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। जहाँ प्लांट हैं, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे ना हो तो कैसा लगता है घर? कैसा लगता है? सूनापन लगता है या नहीं? आप सभी को अनुभव होगा कि 2, 4, 6 दिन के लिए भी अगर कहीं बच्चे चले जाते हैं तो उनके बिना घर सूना लगता है। यानी हर एक व्यक्ति की एक अपनी वाइब्रेशंस होती है। इसी तरह से पौधों की, वृक्षों की एक अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। तो उस टच को हम फील करें और अधिक से अधिक मात्रा में हम इसका प्रचार करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तरफ से भी कहीं कहीं ऐसे स्थान हैं जहाँ बिल्कुल बंजर भूमि है, सूखा पड़ा पार्क है, तो वहाँ जाकर के वृक्षारोपण करें। हमारे पास में 1-2 भाई आते हैं, उन्होंने ये कार्य शुरू किया तो बहुत सारे लोग उनके साथ सहयोगी बने कि कई पार्क ऐसे थे जिनमें कोई हरियाली नहीं थी, और जब वृक्षारोपण किया तो आज वहाँ सभी आते हैं, घूमते हैं और बच्चे भी उसमें एंजॉय करते हैं। तो इस रीति से हम ये संकल्प लेंगे। और अभी हम विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ पल आप सभी मिल कर के ये वाइब्रेशंस मेडिटेशन के द्वारा आज प्रकृति को देंगे। तो अभी हम कुछ पल के लिए इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अपने मन को कुछ पल के लिए बाहर से अंदर ले आएं। अगर किसी का मन बाहर गया है तो उसको अंदर ले आएं और अपनी सीट पर, अपने मस्तक सिंहासन पर स्वयं को सेट कर लें। फील करें जैसे सृष्टि रूपी वृक्ष के नीचे पूरा सृष्टि एक कल्पतरु है और इस कल्पतरु के नीचे, इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे अपनी और प्रकृति की काया कल्पतरु बनानी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाना है। महसूस करें कि भ्रकुटी में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति, अविनाशी सितारा हूँ।
मस्तक में स्वयं को फील करें। परम शक्ति, परम ज्योति, ज्ञान सूर्य परमात्मा, उनकी शक्तिशाली किरणें, पवित्रता का परम प्रकाश मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। मेरे अंदर शांति, पवित्रता और शक्ति प्रवाहित हो रही है और ये पॉजिटिव प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरे चारों ओर जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये पवित्र वाइब्रेशंस ये एनर्जी चारों ओर इन वृक्षों में, प्रकृति में प्रवाहित हो रही है। जो भी फल, फ्रूट्स, सब्जियां हम डेली यूज करते हैं, उन सभी खेतों में कीटनाशक एनर्जी के रूप में प्रवाहित हो रही है, जिससे प्रकृति में शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है। महसूस करें कि मैं एक बहुत सुंदर हरे भरे वृक्ष के नीचे विराजमान हूँ और ये पवित्र वाइब्रेशंस, ज्ञान सूर्य परमात्मा की शक्तिशाली किरणें वातावरण को, प्रकृति के 5 तत्वों को, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में प्रवाहित हो रही हैं, जिससे चारों ओर शक्तिशाली वातावरण क्रिएट हो रहा है। दिल से मैं सभी के लिए दुआएं, ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। महसूस करें बहुत ठंडी शीतल पवन चल रही है और मिट्टी की खुशबू आ रही है। इनसे मेरा हर पल का संबंध है, इसलिए इस प्रकृति का बारंबार शुक्रिया
ये प्रकृति सदा सुखदाई रहे, सदा देती रहे, उसके लिए मुझे भी दाता बनकर सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर देनी है। ओम शांति, ओम शांति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के स्वागत के लिए मैं समझता हूँ कुमारी प्रतीक्षा स्वयं प्रतीक्षा कर रही होंगी। तो एक नृत्य के द्वारा आप सभी का एक स्वागत करने के लिए कुमारी प्रतीक्षा भी आएंगी। तो पर्यावरण दिवस है, वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है हम सबको मालूम है? किसको मालूम है? कौन बता सकता है? 1 2। इंडिया का ही बात करेंगे। 3। ओके, आप बताएं। बनियान। आप? बरगद और बनियान एक ही है। तो बरगद आपने भी सही कहा। तो सामान्य ज्ञान सभी के लिए अच्छा था, केवल 3 व्यक्तियों को यहाँ पता है। तो बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। हाँ, तो आप उनको पढ़ाते हैं तो पता चल जाता है। गुड गुड गुड। लेकिन इस राष्ट्रीय वृक्ष के साथ एक समस्या ये है कि इसको आजकल कोई रोपित नहीं करता। नीम आम तो बहुत लगाते हैं, पीपल भी बहुत लगाते हैं, बरगद बहुत कम लगाते हैं। क्या कर रहे हैं? तो बरगद लगाएं, क्योंकि बरगद का एक वृक्ष घना वृक्ष होता है। तो कुमारी प्रतीक्षा भी प्रतीक्षा कर रही हैं आप सभी के स्वागत के लिए। आइए, स्वागत है पहले आपका।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रतीक्षा। हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपने हम सभी का स्वागत किया। थैंक यू वेरी मच। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अरविंद माथुर भाई जी का मैंने परिचय दिया, आप द्वारका से खास, जैसे अरविंद माथुर भाई जी का मैंने परिचय दिया, आप द्वारका से खास आज के दिन के लिए आए हैं प्लांटेशन की शुरुआत करने के लिए। तो आपका एनजीओ कैसे कार्य करता है आप हमारे साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से आप इस कल्पतरु प्रोजेक्ट के साथ भागीदारी अपनी निभा रहे हैं, आप हम सब के साथ शेयर करेंगे भाई अरविंद माथुर जी। ओम शांति। हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी उपस्थित जनों का। आपने बहुत ही उल्लास से, खुशी से ओम शांति शब्द का उच्चारण किया। परम आदरणीय हरीश दीदी जी, ज्योति बहन जी और सभी उपस्थित सदस्यगण, इस परिवार के बहुत प्यारे प्यारे लोग, आज हम सभी लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं हरीश दीदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया दीदी जी। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे वर्ष जो अभी तक हम बहुत पहले से नहीं मना रहे थे, आज पिछले 10-12 सालों में ही हम लोगों को जागृति हुई है कि पर्यावरण दिवस, हालांकि ये दिवस पिछले 30-40 सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन हम ये समझते थे कि पर्यावरण दिवस नाम का कोई ऐसा कोई त्यौहार नहीं है, जैसे ये कोई होली और दिवाली जैसे त्यौहार नहीं है। तो हम लोग इस तरह के इवेंट्स को इग्नोर कर रहे थे, विशेषकर भारत के अंदर, क्योंकि हमारे लिए इन चीज़ों की कोई बहुत बड़ी महत्वता नहीं थी। लेकिन आज जब हम लोगों के सामने इतनी समस्याएं पर्यावरण के कारण विशेष तौर से आई हैं, तो हमें अब इस बारे में जानकारी हुई है, अवेकनिंग हुई है कि किस तरीके से हम प्लांटेशन हमको करना चाहिए, या हमें अपने वातावरण को पवित्र, स्वच्छ और शुद्ध बनाना चाहिए। मैं आज यहाँ पर एक बात आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण दिवस का अर्थ सिर्फ एक दिन वृक्ष लगाने का नहीं है कि आज हम आए हैं और फोर्सफुली हम एक यहाँ पर प्लांट लगाएं, किसी के कहने से प्लांट लगाएं। बेसिकली पर्यावरण दिवस का जो मेन महत्व है वो है आज के दिन हम पूरे विश्व में इसके विषय में चर्चा करें, संगोष्ठियाँ करें, आपस में डिस्कशंस हों, किस तरीके से हमने पुराने दिनों को निकाला है बिना पवित्र मतलब एक अच्छी सांस के बिना, जिसमें हम लोग घुट घुट के कितने लोग मरते हैं आज आप देखिए। तो आज वो चिंतन मनन का दिन है जिस दिन हम इन सब बारों में जानकारी लें, आपस में चर्चाएं करें, गोष्ठियाँ हों और हम उसके ऊपर कुछ कदम उठाएं। तभी पर्यावरण दिवस हम सफल रूप से मना सकते हैं। प्लांट तो हम एक दिन लगा देंगे, आज हम सब एकत्रित हुए हैं, वो एक सिंबॉलिक है, हमने प्लांट लगाया, बहुत अच्छी बात है, प्लांट लगाना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक दिन प्लांट लगाने से कुछ नहीं होगा। हम सबको आज मिलकर ये संकल्प लेना है। तो मैं आज दीदी जी को पुनः बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने इस कारण से सब लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया और हमें इस विशेष जानकारी दी। ज्योति दीदी जी ने और हमारे भाई साहब जी ने बहुत अच्छे से आज पर्यावरण को एक्सप्लेन किया। हालांकि मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर विशेष कोई जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि समस्त जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंच गई है। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हम लोग सब कुछ बहुत सभी ज्ञानी हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। आजकल स्कूल कॉलेज, जैसे बहन जी बता रही थी, स्कूल में ही बच्चों को पर्यावरण के बारे में एजुकेट किया जाता है। ये बहुत वंडरफुल बात है, हम सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानना और उसको कार्यान्वित ना करना, इन दोनों में फ़र्क है। तो हमें इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आज इसी संकल्प के साथ में हम लोग एक फॉर्मेलिटी ज़रूर अदा करेंगे प्लांट लगाने की। बेसिकली ये एक फॉर्मेलिटी ही है, लेकिन जैसे दीदी जी ने बताया, अभी ज्योति बहन जी ने, कि हमको उसको सींचना भी है। 75 डेज़ का कल्पतरु प्रोजेक्ट है ये, जिसमें कि दादी प्रकाश मणि जो कि उस दिन अव्यक्त हुई थी, उस दिन यानी कि 25 अगस्त
हम लोग तक इस पूरे कल तरू प्रोजेक्ट को हम लेके चलेंगे और हम उसमें हम लोग आप लोगों के पास एक ऐप ज़रूर आया होगा, दीदी ने इनविटेशन दिया होगा। सो आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे ज़रूर इंस्टॉल करें और जो भी आप अपने प्लांट्स के साथ कर रहे हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको जैसे भी आप सींचते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एवरीडे अपडेट करनी होगी। एवरीडे नहीं करेंगे, तीसरे चौथे दिन ज़रूर अपडेट करें, ताकि हमारा जो हेडक्वार्टर्स हैं माउंट आबू में, हमारे सेंटर की इन्फॉर्मेशन ये सभी को करना है, ताकि फरीदाबाद सेंटर की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे, उनको भी लगे कि वाकई में हम सभी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। और हम एक एक करके भी अगर हम इसमें अपना योगदान देंगे तो ज़रूर ये मिशन सक्सेसफुल होगा। जैसे भाई साहब ने आपको बताया कि हमें एक संकल्प आया बाबा से कि हमें एक एनजीओ को बनाना चाहिए, ताकि जिसमें हम कुछ बड़ी सेवाएं जो योग के माध्यम से हम कर सकते हैं। आज समाज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, रोज़ हम चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में। जैसे बताया गया कि हमने एक इसमें प्रोजेक्ट रखा है वीमेन एम्पावरमेंट का, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। इसी तरह से ये हमारा जो एनजीओ है इसका नाम है सुरभि सुशिक्षा फाउंडेशन। सुशिक्षा का अर्थ होता है सिर्फ ये नहीं है कि हमें करिकुलम बेस्ड इसमें स्टडीज़ होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं। सुशिक्षा का मतलब होता है वो शिक्षा, एक सुंदर, एक सुख देने वाली शिक्षा, जिसमें कि हम जैसे आज ड्रग्स अब्यूज़ की बात करते हैं, तो लोगों को हम शिक्षित करेंगे इसके अंदर कि ड्रग्स के लेने से, टबाको च्यू करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरीके से आज डोमेस्टिक वायलेंस, आज परिवार टूट रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, तो सुशिक्षा में ये सब चीज़ें आती हैं। प्लांटेशन भी है कि जैसे अभी भाई साहब ने बताया, दीदी ने बताया कि प्लांटेशन का फ़ायदा क्या है, वातावरण को शुद्ध बनाना। लेकिन हम ये सब चीज़ें करते आए हैं, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी, गैर सरकारी, इन चीज़ों पर ऑलरेडी हमने काफ़ी काम किया है और करने की ज़रूरत भी है। लेकिन क्या समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया? बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। आज तभी अगर ऐसा परिवर्तन आता तो आज हम सब लोगों के ये हालात नहीं होते, पर्यावरण भी शुद्ध होता। हज़ारों एनजीओज़ काम कर रहे हैं। एनजीओज़ बनाने से या सिर्फ ड्राइव्स कर देने से, एक फॉर्मेलिटीज़ अदा करने से काम नहीं चलता है। हमको ये संकल्प आया, शिव बाबा ने हमको 1 अप्रैल को एक संकल्प दिया कि हम एक एनजीओ, हालांकि एनजीओ माइंड में नहीं था, लेकिन फिर ये समझ में आया कि हम कैसे लोगों को संगठित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बीके परिवार के लोगों को मिलकर हम कुछ ऐसा काम करें जो कि बहुत कंक्रीट हो, अच्छा हो और जिसमें कि समाज वाकई उसका फ़ायदा उठा पाए। देखिए, जैसे दीदी ने, भाई जी ने बताया कि योग की शक्ति सबसे प्रधान शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमने योग को भुला दिया है। हालांकि योग कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक बहुत पुरानी विद्या है, आप कह सकते हैं इसको। लोग भक्ति काल में इसको एक विद्या ही कहते हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। हम सभी को योग करना चाहिए, लेकिन अभी तक हमको ये भी नहीं मालूम था कि योग किसके साथ करना चाहिए। आज हम देखते हैं बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर बताते हैं कि आप मोमबत्ती लगाइए, उसकी लौ में देखिए, दीवार पे 3-4 काले पीले बिंदु लगाइए, दिल की धड़कनों को गिनिए। तो ये सब एजुकेशन जो हमको योग के बारे में दी गई वो यथार्थ नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का ज्ञान संपूर्ण यथार्थ के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारे शिव बाबा ने, परम पिता परमेश्वर द्वारा ये ज्ञान दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा मुख के, और हम इसी कारण ब्रह्मा मुख वंशावली भी कहलाते हैं। तो इसी ज्ञान को जो शिव बाबा ने हमको दिया है, उसी मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है। और हम योग के आधार पर जितने भी हमने अपने 11 विंग्स रखे हैं, सर्विस विंग्स, जिसमें कि हम योग की शक्ति से सारे काम करेंगे। आज डोमेस्टिक वायलेंस है, हमें किसी पुलिस के पास नहीं जाना है, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी परिवार में जाके और उनको कुरेदना नहीं है। हम उन परिवार के लोगों को मिलेंगे, जब हमको पता लगेगा किसी भी माध्यम से, हम योग की शक्ति से इस काम को करेंगे। हमने एनजीओ तो अभी ओपन किया है 1 अप्रैल को, लेकिन ये काम हम पिछले 5 सालों से करते आए हैं।
शिव बाबा के साथ एक दिन हम योग में बैठे हुए थे, तो बाबा ने हमको एक दृश्य दिया जैसे कि हमको लाखों लोगों की सेवा करनी है। और हमें हमारी दीदी जी, मैं सेक्टर 11 द्वारका से आया हूँ और वहाँ पर मैं पिछले 6 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर हमने मेडिटेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, हमें बहुत अच्छी वहाँ से पालना मिली है और हमने देखा कि योग में वाकई बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। और उस योग की शक्ति से जो भी लोग हमारे पास में आए, हम जब लोगों को कोर्स करा रहे थे तो कोर्स कराते कराते नॉर्मली लोग अपनी व्यथाओं को बताते हैं, हमसे शेयर करते हैं कि भाई जी हमको साथ ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम यही बोलते थे कि आप हमारी दीदी से संपर्क करें, स्पेशली बहनों की प्रॉब्लम के लिए विशेष तौर से, तो हम दीदी से मिलवाते थे। लेकिन जो भाई लोग आते थे वो कहते थे कि नहीं भाई जी हम आपसे ही शेयर करेंगे, बहनों से हमको शेयर करने में थोड़ी सी हिचक है। तो हमने उनसे शुरू किया बात करना। इतने चमत्कारिक रिजल्ट्स आने शुरू हुए। हालांकि हम ईमानदारी से आपको बताएंगे कि हम हर बार योग नहीं भी कर पाते थे उनके लिए जब हमको दिया जाता था, लेकिन हमने उनको कमिट किया कि हम करेंगे। कई बार हमारा अमृत वेला भी मिस हुआ, लेकिन हमें अंदर से बड़ा गिल्ट फील हुआ कि किसी ने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमने उनके साथ ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस में आता गया और हमने इसको रेगुलर फिनोमेना बनाया। और इस तरीके से आप यकीन करेंगे, कैंसर के पेशेंट जो 4th स्टेज पे थे, काफ़ी सारे पेशेंट्स ठीक हुए। तब भी हमको ऐसा लगा कि शायद नहीं, ये हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। फिर हमने कुछ वरिष्ठ दीदियों से संपर्क किया, उनके साथ कंसल्ट किया। स्पार्क विंग के साथ भी हम जुड़े हमने, क्योंकि हमारा एक रिसर्च विंग है ये, तो हमने उसमें बात करी। अविनाश भाई साहब वगैरह हैं, दीदी भी हमारे साथ में सेंटर पे आए थे एक बार। तो हालांकि दीदी से हमारा उस टाइम पे परिचय नहीं था, तो बहुत ज़्यादा कि हम बात ही नहीं कर पाए थे। और दीदी से आज हमारी जो भेंट है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए एक इनफॉर्मल भेंट आज हमारी पहली बार हो रही है। दीदी हमको माउंट आबू में मिले थे एक बार, शायद दीदी जी को याद तो नहीं होगा। अच्छा दीदी, चलिए, मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी इतनी अति वरिष्ठ दीदी जी को भी, हम अभी तो बहुत बच्चे हैं इस ज्ञान में, मात्र 6 साल के छोटे से बच्चे हैं, और दीदी जी ने हमको याद किया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा हर्ष की बात है। सो आई एम सो इमोशनल दीदी जी, थैंक यू सो मच। तो शुक्रिया बाबा। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा और आज हमें स्पेशली इनवाइट किया गया कि आज हम पर्यावरण दिवस पर आएँ और यहाँ पर भी हम कुछ शुरुआत करें। तो सबसे पहली खुशी की बात यह है कि आज हमने जो अपना अभी हमने 2 विंग्स पर ऑलरेडी काम कर लिया है। हमारे संस्था के 11 विंग्स हैं और जिसमें हमने 2 पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था, एजुकेशन विंग के ऊपर और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। लेकिन आज पहली बार हम पर्यावरण प्लांटेशन से शुरू कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत एक गर्व का विषय है कि अति वरिष्ठ दीदी जी के साथ, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा और मम्मा जी के साथ पालना ली है, आज हम उनके मध्य बैठे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप में से भी जो यहाँ पर जो गण बैठे हैं, अगर आप लोग भी कोई अच्छे काम के साथ इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं दीदी जी की आज्ञा के साथ, तो ज़रूर आप लोग भी अपना योगदान इसमें ज़रूर दें। बाकी आप सभी को आज के इस पर्यावरण दिवस की बहुत सारी मैं पुनः शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन मैं कुछ एक फैक्ट्स, मैं आज सुबह पर्यावरण के बारे में एक ऑनलाइन कुछ पढ़ रहा था, सिर्फ जानकारी लेना चाहता था मैं कि हम लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं। तो कुछ बड़ी डराने वाली आंकड़े मेरे सामने आए हैं। अगर आप सभी की इजाज़त हो तो मैं ज़रूर आपके सामने 2-4 मिनट में मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाज़त दें दीदी जी। सो मैंने नोट किए हैं, मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँगा क्योंकि वो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और हम चाहेंगे कि हम सभी उनके ऊपर भी काम करें। और आज की मुरली में भी बाबा ने प्रकृति के ऊपर बात करी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग अरावली हिल्स के ही बीच में रहते हैं और सबसे ज़्यादा टॉर्चर इसी हिल्स के साथ हुआ है, ये हम सब जानते हैं। हम लोग अरावली हिल के मध्य में रहते हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी भी हिल्स को, रेंज को नुकसान पहुंचा है सो वो हमारी अरावली हिल्स है। देखिए, ये सबसे पुरानी पीक हिल्स रेंज में आता है और सबसे नई में हमारा एवरेस्ट हिमालय पर्वत आता है। और
इसकी जो क्षेत्रफल है वो हमारा अहमदाबाद से दिल्ली या दिल्ली से अहमदाबाद एक ही बात है तक इसका फैलाव है इस अरावली हिल्स का। और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हमारा दिल्ली एनसीआर इसको ये अरावली हिल्स कवर करती हैं, इन 4 स्टेट्स को, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी है और 3 स्टेट्स हैं। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पीक। और हम सब के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि हमारा जो माउंट आबू है, हमारे हेडक्वार्टर्स, वो भी अरावली हिल के ऊपर ही स्थित है। और उसमें गुरु शिखर नाम की एक चोटी है जो कि सबसे ऊंचाई पर है। हम सभी लोग एक ही परिवार के लोग बैठे हैं तो ज़रूर हम सब ने वहाँ पर गुरु शिखर ज़रूर गए होंगे, एक ना एक बार तो ज़रूर ही गए होंगे। तो अब आजकल हम देखते हैं कि आबादी को बढ़ाने के लिए, मॉल्स बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोलने के लिए इलीगल तौर से आज इन रेंज का खनन हो रहा है ना। बहुत ही ज़्यादा इनको तोड़ा जा रहा है डायनामाइट्स लगा के। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हम विषैली चीज़ों से तोड़ते हैं तो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, वातावरण प्रदूषित होता है। तो हम सभी को इस विषय में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ प्लांट लगाने से काम नहीं चलेगा। इन बड़े जो वृहद हमारे कारण हैं पोल्यूशन के, हमको सबसे पहले उनको टटोलना होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको बताएंगे कि जब ये केस इलीगल माइनिंग में हमने आपको बताएंगे कि 140 हेक्टेयर एरिया और 31 हिल्स वैनिश्ड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। 31 हिल, आप सोचिए, इतनी 31 हिल कोई छोटी संख्या नहीं है, सब बहुत बड़ी संख्या है। आज वो अपने अस्तित्व में नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए एक बार बोला था कि हैव पीपल बिकम हनुमान। जब ये श्रृंखलाएं खत्म हुई तो सुप्रीम कोर्ट पर जब ये केस गया तो उन्होंने वहाँ पर ये कमेंट किया कि हैव पीपल बिकम हनुमान दैट दे आर रनिंग अवे विद द हिल्स। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट। क्या हमारे लोग, भारतीय लोग हनुमान हो गए हैं जिन्होंने पूरी की पूरी हिल्स रेंज ही गायब कर दी? तो ये आप देखिए कि कितना खतरनाक विषय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान टेरिटरी के स्टेट के अंदर 15 से 20% हिल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, बाकी और 3 स्टेट्स की बात ही नहीं हो रही है। 15 से 20% हिल्स आज अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा इनकम जो यहाँ पर राजस्थान के अंदर हो रही है, दिस इज़ 5000 करोड़ पर एनम। जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि साहब इससे तो हमारी बहुत स्टेट को बहुत अच्छी कमाई होती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कमाई इतनी ज़रूरी है? क्या लोगों की हेल्थ, उनका स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? लेकिन इस बार पे भी हम सोचेंगे, क्या ये सिर्फ कहने की बात है? क्या आज भी सरकारों की नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं है? ये सिर्फ कोर्ट्स के अंदर मंत्रियों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? हम ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार्स का क्या रोल है? योग शक्ति से ऐसे लोगों को शक्ति देना, मानसिक शक्ति देना, चाहे वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट्स में कहीं भी लोग ऐसे लोग हैं, चाहे वो मंत्री हों, उनको हम ये सब बुद्धि दें। योग के माध्यम से करना है, किसी से जाके फाइट नहीं करना है, कोई आर्गुमेंटल में नहीं आना है। हम ये सब कर सकते हैं क्योंकि योग की शक्ति को हमने इतनी नज़दीक से देखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब भी हम यहाँ इस एनजीओ के माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि ये भी हम करेंगे। सिर्फ ये बातें सिर्फ कागज़ पे ना रह जाएं, ऑन पेपर्स ही ना रह जाएं। इसके अलावा पोल्यूशन के बारे में बताएंगे कि हमारे साबरमती स्पेशली और लूनी नदी और हमारी बनास नदी जो हमारे माउंट आबू में सबसे बहुत विशिष्ट एक नदी है जो हमारे माउंट आबू में के सामने से ही निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं। उनके पोल्यूशन के अलावा आपका फरीदाबाद, हमारा गुड़गांव जो हमारे नेबरिंग सिटीज़ हैं, आज यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। आने वाले समय में, आने वाले 10 समय की रिपोर्ट यह है कि नीचे ग्राउंड वाटर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमें टैंकर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर पानी की कितनी प्रॉब्लम है। आज वो लोग
कुओं पे जाते हैं, हम रोज़ न्यूज़ देखते हैं इस चीज़ों के बारे में, तो देखते हैं कि वो लोग कितना पोल्यूटेड पानी पीते हैं। आप सबने भी देखा होगा, उसमें लिटरली आप देख सकते हैं कि कीड़े चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, योग नहीं करेंगे, हम लोग तब तक अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, अपने इस एटमॉस्फेयर को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज ज़रूरत है हम सबको योग शक्ति से परिवर्तन करने की, और आज परिवर्तन हम सब लोग जब तक करेंगे और तभी हम लोग इस अच्छी खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आपको कुछ और मैं आंकड़े देना चाहूँगा कि आज डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारी उपजाऊ लैंड होती है, जिसमें पहले खेती होती थी, आज वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई है। आज ये हमारे सामने बहुत बड़ा थ्रेट है। आज आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम में हमारा उदयपुर यूनिवर्सिटी ने इस पे बहुत रिसर्च करी है, और उन्होंने बताया है कि आज 20th सेंचुरी के अंदर 80% वेजिटेशन था। अरावली हिल्स की बात कर रहे हैं हम, 80% वेजिटेशन था, हरा भरा था हमारी अरावली हिल्स। और आज आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले आज 21वीं सेंचुरी में हम बैठे हैं, आज सिर्फ 7% हरा भरा क्षेत्र रह गया है। कहाँ आप सोचिए, 80% हरा भरा क्षेत्र, आज मात्र 7%। बहुत बड़ा थ्रेट है हम लोगों के लिए। आज बीमारियां, कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं? इसका प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पूरा अक्रॉस अरावली की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि 1980 में 247 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट था। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स आबादी, जो वहाँ पर मानव आबादी थी, वो सिर्फ 247 स्क्वायर किलोमीटर पर थी। पिछले 26 सालों के अंदर, यानी कि 2016, तो और भी आगे टाइम आ गया, 5 साल और आगे आ गए हैं, 2016 का कैलकुलेशन है कि 638 स्क्वायर किलोमीटर आबादी हो गई है। इतने ही क्षेत्र के अंदर हम रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। यानी कि 158% सेटलमेंट मानव आबादी का हुआ है। कितने हमने मॉल्स बनाए होंगे, कितने पहाड़ पर्वतों को तोड़ा होगा, वाटर कितना ज़्यादा चाहिए होगा, वाटर लेवल कितना नीचे गया होगा। हम सब इस चीज़ों पर थोड़ा सा चिंतन मनन करें, और हम कोशिश करें कि हम सरकारों को भी जगाएं, और तभी हम लोग कहीं ना कहीं पा सकते हैं। एक लास्ट बात आपके साथ और करेंगे कि इंडस्ट्रियल 1980 के अंदर कुछ भी नहीं थी इस अरावली हिल्स के नीचे। 1980 में, आप लोग जो भी इस एरिया के क्षेत्र के रहने वाले हैं वो हम भली भांति जानते हैं इस बात को, 1980 में इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन 2021 के अंदर 46 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आज ये बहुत बड़ा हमारा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो डेवलप हुआ है, और इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो खैर, ये सब बातें तो थी आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को जागरूक करने की। वैसे तो भाई साहब ने बहुत कुछ बता ही दिया था आपको, लेकिन कुछ एक भयावह आंकड़े मेरे पास थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आप सभी को पुनः पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम लोग प्रतिवर्ष इसी तरीके से पर्यावरण दिवस को मनाते रहेंगे, और संकल्प लेंगे कि कम से कम हम साल भर में 2 प्लांट्स तो ज़रूर लगाएं। 6 माह में 1 प्लांट्स तो हम लगा ही सकते हैं, उसको पूरा नर्चर करना, नरिश करना, पानी देना। तो आज हम ये ड्राइव यहाँ पे शुरू करेंगे हरीश दीदी जी के साथ में मिलकर, तो और हम सभी को इसको सफल बनाएंगे। देखिए, मैं एक अभी तालकटोरा स्टेडियम गया था, तो वहाँ पर एक पीपल बाबा जी आए थे, दीदी आप भी शायद गई होंगी। पीपल बाबा जी आए थे, उन्होंने कई करोड़ प्लांट्स लगाए हैं, 1.25 करोड़ प्लांट्स से भी ज़्यादा प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं। तो उन्होंने एक बात जो कही थी, जो मेरे दिल पर लग गई, मेरे मन पे छप गई है वो चीज़। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक प्लांट लगाते हैं, और वो प्लांट अगर मर जाता है तो उसका पाप आपको ही मिलता है। वास्तव में ये बात सही है, क्योंकि प्रकृति में जान है। प्रकृति बहुत, आप जब प्लांट लगाते हैं तो उसको आपके ऊपर बड़ा विश्वास होता है, बड़ा भरोसा होता है कि लगाने वाला मेरे को पूरी तरीके से मेरा संरक्षण करेगा, मेरे को बचाएगा, पोल्यूशन से भी, हर चीज़ों से भी, पानी भी देगा। लेकिन हम इसको बहुत मामूली बात लेते हैं। आज हमारे घरों में बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, हम लोग हर बार 3 महीने में, 2 महीने में तुलसी जी बदल लेते हैं अपनी। तुलसी का प्लांट सभी के घर में होता है,
लेकिन कभी पानी नहीं देते हैं तो हम क्या सोचते हैं, चलो मर गया कोई बात नहीं, दूसरा लगा लेंगे। लेकिन आज से हम इस बात का भी संकल्प करें कि हमें अपने प्लांट को जब तक कि उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती, नेचुरल तरीके से जब तक हम उसको सींचना है, उसकी निराई करनी है, उसमें खाद देनी है और उसको बड़ा करना है, तो हमें देखिए बहुत खुशी मिलेगी इस बात को। तो प्रकृति के साथ जुड़ना सीखें, है ना। तो मैंने भी यहाँ पे सीखा आके, अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा भी यही हाल था, जो सबका है, हम भी उससे छूते हुए नहीं थे, लेकिन अब हमने भी इस बात को सोचा है कि प्रकृति की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए ताकि हम अपने समाज को एक खुशहाल समाज बना सकें। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माथुर भाई जी। आप ख़ास तौर पर दिल्ली से हमारे लिए समय निकाल कर आए। इस विश्व पर्यावरण दिवस की आपने बहुत सारी, मैं कहूँगा, हकीकत हमारे सामने रखी। तो हम सभी, सरकारें अपने लेवल पे तो बहुत काम कर रही हैं और करती रहेंगी, हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं कि हम प्रकृति को किस तरीके से मर्यादित, मैं एक शब्द यूज करूं कि मर्यादित उपयोग करें। हम सभी के घर में आरओ लगा हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं जो उसका वेस्ट वाटर रीयूज करते हैं? हम हाथ उठा सकते हैं? बहुत कम। क्या हम आज से ये संकल्प ले सकते हैं कि आरओ का वेस्ट वाटर हम रीयूज करेंगे? कैन वी रेज अवर हैंड्स? सभी नहीं कर रहे। किसी किसी को डाउट है? अच्छा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम आते हैं, आपके घर पे भी पहुंचते हैं अभी। जिस जिसके घर में आरओ लगा हो, प्लीज़ वहाँ पे एक बाल्टी रखें, उस वेस्ट वाटर को रीयूज़ करें। आप घर की साफ़ सफाई में रीयूज़ कर सकते हैं, भले पौधों को ना दें, ठीक है। वॉशिंग मशीन आजकल ऑटोमेटिक है, सभी के घर में लगभग होगी, या नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। सेमी ऑटोमेटिक में तो आप रीयूज़ कर लेते हो, बार बार उसी में कपड़े धो देते हो, लेकिन ऑटोमेटिक 2 बार पानी फेंक देती है, एक बार वो वॉशिंग वाला, एक बार वो क्लीनिंग वाला। क्या हम उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं? जिस जिसके घर में, कैन वी रेज ओवर हैंड्स कि हम आज से उस वेस्ट वाटर को भी रीयूज़ करेंगे? वॉशिंग में कर सकते हैं या नेक्स्ट रिसाइकल उसी में वॉश कर सकते हैं दूसरे कपड़े। अच्छा, बिजली तो हम सभी अपने घर में चलाते ही हैं। ये संकल्प ले सकते हैं कि हम सीमित उपयोग करेंगे, जितना चाहिए उतना ही। दूसरे कमरे का फ़ैन चल रहा है, किचन का एग्जॉस्ट चल रहा है तो चल रहा है ना। बाथरूम में आपके गीज़र लगा है तो उसमें भी हम फुल ऑन करके रखते हैं कि पूरा पानी गर्म हो जाए। जितना चाहिए उसकी नोब को उतना ही सेलेक्ट कर लीजिए ना। जितने लोग घर में हैं उसके हिसाब से जितना गर्म पानी चाहिए उतना ही कीजिए। अदरवाइज़ वाटर भी वेस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट है। ये सीमित साधनों का उपयोग करना है। एक रोचक तथ्य और बताता हूँ, भाई साहब ने बहुत सारे बताए। एक ग्लास ऑफ वाटर, घर में मेहमान आता है तो हम पानी पूछते ही हैं। आप लोग होटल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो पानी का गिलास वैसे ही भर के रख देता है, भले हमें पीना है नहीं पीना। तो एक गिलास पानी पीने के लिए 3 गिलास तो वैसे ही वेस्ट होते हैं। आरओ से जो डबल तो पीछे ही निकलता है वेस्ट वाटर, जो वेस्ट हो जाता है। अभी आपने वो नहीं पिया तो वो ग्लास भी वेस्ट हो गया, तो 3 गिलास वेस्ट हो गए। पी लिया तो गिलास को धोना पड़ा, 1 गिलास पानी लगा, 4 गिलास वेस्ट हो गए। हाँ, और ज़बरदस्ती पी लिया, उसके बाद आप वॉशरूम में गए तो वो 10-12 लीटर वैसे ही फ्लश में वेस्ट हो गया। तो 1 गिलास ऑफ वाटर में भी आपको 15 से 20 लीटर पानी की वेस्टेज का कारण बन जाता है। हमें पीना हो, घर में आए मेहमान को पिलाना हो, या होटल में जाकर अगर वो वेटर सर्व कर रहा है तो भैया चाहिए तो भर, नहीं चाहिए तो नहीं भर, राइट। तो हम सभी अपनी अपनी भागीदारी कर सकते हैं, सरकार अपने लेवल पे भले करती है, ठीक है। तो स्वागत गीत हो गया, उसके बाद दीप प्रज्वलित करते हैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हाँ, पंखा बंद कर दीजिए, थैंक यू। इस दीप प्रज्वलन के साथ जो हमने बातें कही कि हम प्रकृति का सीमित उपयोग करेंगे, साधनों का सीमित उपयोग करेंगे। कार हम सभी धुलवाते हैं तो आज से ना धुलवाएं, गीले कपड़े से पोंछवा लें। तो इस दीप प्रज्वलन के साथ हम सभी ये संकल्प लें कि प्रकृति के प्रति आज से हम अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाएंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हरीश दीदी से अनुरोध करूंगा कि आज के दिन के उपलक्ष्य में आप अपने आशीर्वचन हमारे साथ रखें, सामने रखें। हमारे सामने
कुछ नई गाइडेंस दें कि किस तरीके से हम अपनी जिम्मेवारी इस प्रकृति के प्रति निभाएं। स्वागत का एक और अंश तिलक के द्वारा स्वागत गीत हुआ, दीप प्रज्वलित हुए, आत्मस्मृति का तिलक भी लगाकर इस स्वागत की रस्म को पूरा करें। अमृता दीदी जी तिलक लगाकर सभी का स्वागत कर रही हैं। तो जब तक मैं हरीश दीदी का परिचय, यूँ तो हम सभी जानते ही हैं आपको दीदी, धन्यवाद। तो हरीश दीदी जी, आप 19 सेक्टर सेवा केंद्र पर रहते हुए सेक्टर 19, सेक्टर 21D, 21C, 46, ग्रेटर फरीदाबाद और लगभग दर्जनों सेंटरों का संचालन कर रहे हैं। मैं कहूं कि फरीदाबाद का फाउंडेशन स्टोन आप हैं। यहाँ पर इस ज्ञान की शुरुआत आप ही के द्वारा हुई। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं दीदी, आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर मार्गदर्शन हम सबके सामने आप दें। ओम शांति। ओम शांति। एक बार ओम शांति। ओम शांति। तीसरी बार ओम शांति। आप सभी बोर तो नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आज हम बहुत दिनों के बाद आपस में मिलना हुआ। कोई ना कोई प्रोग्राम आता है, फंक्शन आता है, फेस्टिवल आता है, तो उस बहाने हम सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो सब अलग अलग टाइम पर आते ही रहते हैं। तो आज हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं कि चारों तरफ का जो वायुमंडल है, धूल, मिट्टी, तूफान, कहीं भी जाओ, दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। उसकी वजह से उसकी रोकथाम के लिए जो आज जगह जगह पर खेती ख़त्म करके लोग ज़मीनें बेच के अपार्टमेंट बना रहे हैं, जंगल काट करके बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं, जिसके कारण जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी पेड़ों पर बैठती थी अभी वो हमारे मुख में आती है, क्योंकि हमने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। तो आप सब ने तो पर्यावरण की बात, संसारिक बात को सुना, नैतिक मूल्य यानी कि मॉरल वैल्यूज़ के बारे में अभी तक सुनते आए, लेकिन मैं आपको आध्यात्मिक वैल्यूज़ की तरफ ले जाना चाह रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदूषण जो है वो मन का है। क्योंकि अगर किसी के मन में घृणा भाव है, कोई फीलिंग है, क्रोध है, काम वासना है, किसी के देह के प्रति आकर्षण है, किसी की देहिक में मोह ममता है, तो वो प्रदूषण कम नहीं है, वो है मन का प्रदूषण। तो अब मन के प्रदूषण की वजह से आज हर व्यक्ति का गला घुट रहा है। परिवार में आपस में जो प्यार होने चाहिए वो नहीं है। हर भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी को देख करके जलता है। एक बहन दूसरी बहन को अच्छा खाते हुए जलती है। पड़ोसी किस अपने साथ के पड़ोसियों की अच्छी गाड़ी देख लेगा, 20-25 लाख की गाड़ी ली, तो पूरी रात वो सबको कहता ही रहेगा 25 लाख की गाड़ी ली, 25 लाख की गाड़ी ली। तो ये मन का प्रदूषण है। तो हम मन के प्रदूषण को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए हमारे अंदर सदाचार की भावना, परोपकार की भावना और आपस में मिलनसार स्वभाव और अंदर जो विकारों की उत्पत्ति हो गई है, उसकी वजह से हम अपने अंदर के बुराइयों को या विकारों को मिटाने की कोशिश कैसे करें। अनुसार हम सभी
मन के प्रदूषण को खत्म करने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाएं, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है। नेगेटिविटी जंगल है, जैसे जंगल अपने आप बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कोई जंगलों में पानी देने नहीं जाता, कोई जंगलों में खाद डालने नहीं जाता, कोई पानी के टैंकर लेकर के जंगलों में नहीं जाते। जंगल अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा सूखापन होगा तो सूख जाएंगे पत्ते, लेकिन थोड़ी भी बारिश आती है तो यही जंगल हरे भरे खड़े हो जाते हैं। तो जंगल नेगेटिविटी हमारे अंदर अपने आप ही पैदा होती है, और पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई कुछ कहता है हमारे बारे में तो हमें सब लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव सोचो। कुछ भी कह रहा है तुम्हारे लिए, कुछ भी बुरा भला कह रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचो। तो पॉजिटिव सोचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमें कोई कहता आपको क्या पता मेरा कितना नुकसान हुआ, आपको क्या पता वो मेरे लिए कहाँ कहाँ मेरी निंदा करता है, आपको क्या पता मेरी जड़ें काट रहा है, आपको क्या पता मेरा व्यापार फेल कर रहा है। आप तो मुझे बड़े मज़े से कह रहे हो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो पॉजिटिव सोचना एक पौधा लगाना है। पॉजिटिव पौधा है और नेगेटिविटी जंगल है। नेगेटिविटी अपने आप पैदा होती है, और जो पॉजिटिविटी है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा भी एक पौधा लगाएंगे, मन में पॉजिटिविटी पैदा करेंगे, फिर नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर पॉजिटिविटी पैदा करेंगे, फिर नेगेटिविटी आ जाएगी। उसके तो दरबार खुला है नेगेटिविटी का। लेकिन जब हम पौधा लगाते हैं तो उसको हमें बार बार देखना पड़ता है। कभी चिड़िया तो नहीं खा रही, पंछी तो नहीं खा रहे, कहीं सूख तो नहीं गया। और उस पेड़ के पौधे के चारों तरफ जो फालतू चीज़ें पैदा होती हैं, घास फूस पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको खुरपी से धीरे धीरे उखाड़ने की कोशिश करते हैं। किस लिए करते हैं कि जो उस पौधे को खुराक मिलनी चाहिए उस पौधे को नहीं मिलती, लेकिन दूसरी जो घास फूस हो जाती है वो सारी खुराक खींच लेते हैं। इसी अनुसार जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिविटी का ध्यान नहीं देते। तो नेगेटिविटी क्या करती है, वो सारी हमारी खुराक को खींच लेती है। फिर जो हमारे अंदर शक्ति भरनी चाहिए, शक्ति नहीं भरती। कहते क्या करें, हम सोच के नेगेटिविटी में रह कर टेंशन में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते, माइंड में स्ट्रेस जम जाता, और हमारी अंदर की जो अंदरूनी ताकत है, जो इनर पावर है, वो हमारी सारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम अपने अंदर नैतिकता के साथ, जो आप आज नैतिकता की बातें सुन रहे हैं, प्रकृति की बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारे ही अंदर की बात, क्योंकि आत्मा के अंदर आत्मा को 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो आत्मा इन प्रकृति के द्वारा कर्म करती है, क्योंकि इस शरीर को जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए
और क्या चाहिए है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अब आकाश जो है हमारा, मुंह खोल के देखो आप, ये आकाश है। अगर मुंह चिपका रहे, तालू चिपके रहे तो हम मर जाएंगे। तो शरीर में भी बीच बीच में, कोशिकाओं के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप जरूर होता है, हवा क्रॉसिंग करने के लिए, नस नाड़ियों को दौड़ने के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए होता है। अगर जल प्रदूषण है तो मुश्किल, और हवा में प्रदूषण है तो मुश्किल। अगर पृथ्वी गर्म हो रही है, ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है तो मुश्किल। अगर आकाश में अगर हवा नहीं है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बहुत बारिश आ रही है तो मुश्किल। तो आत्मा को, मुझ आत्मा को ये प्रकृति की ये पांचों तत्वों से सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि जब ये भारत सतयुग था तो ये प्रकृति सत्व प्रधान थी, ना ऐसे आंधी आती थी, ना ऐसे तूफान आते थे, ना ऐसे बारिश आती थी, ना हवा में इतनी गर्म हवा होती थी। ये सब हमें वहाँ पर सहन नहीं करना पड़ता था। इसलिए यहाँ पर सहन करते करते हम क्या कहते हैं, अभी 2-3 महीने बहुत गर्मी होगी, फिर बारिश आ जाएगी, फिर बारिश बीच बीच में रुकेगी तो हुम्मस आ जाएगी, फिर वो ख़त्म होगी तो बहुत ठंड आ जाएगी, है ना। तो हम सब इस प्रकृति को यूज़ करते हैं। लेकिन आत्मा की जो आध्यात्मिकता की तरफ मैं आपको ले जा रही हूँ, तो आत्मा की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो मन, बुद्धि और संस्कार है। मन को हम क्या करते हैं, बहुत धिकारते हैं, मन को प्यार नहीं करते हैं, मन को धिकारते हैं। मन एक घोड़ा है, अगर घोड़े को आप पुचकार करेंगे, चाबुक धीरे धीरे मारेंगे तो आपको सही जगह पर ले जाएगा। अगर आप उसको जोर जोर से चाबुक मारेंगे बिगड़ जाएगा, और जोर जोर से चें 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 करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, मन को, मन बड़ा हरामी है, मन बड़ा बेईमान है, मन घोड़ा है, मन गलत सोचता है। तो मन को हम क्या करते हैं, धिकारते हैं, गलत गलत कहते हैं मन को। बेईमान है मन, बड़ा बेईमान है, मन बड़ा भागता है। तो मन कहता है कि तुम मुझे इतना कह रहे हो कि मन भागता है, दौड़ता है, हरामी है, बेईमान है, अच्छा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मन क्या करता है, हमारे पर हावी हो जाता है। लेकिन हमें मन को क्या करना है, मन को क्या करना है, पुचकारना है। हे मन, हमारे ब्रह्मा बाबा थे, कहते हे मन तू मंत्री है, मैं आत्मा राजा हूँ। तो मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ता है। हे मन तू बहुत अच्छा है, तेरा स्वधर्म तो शांत है, तेरा स्वभाव तो सुखी है, तेरे स्वकर्म तो पवित्र हैं। हे मन तू कितना अच्छा है, हे मन तू कितना राजा बेटा है, हे मन तू कितना प्यारा है। तो मन क्या होगा, हमारे वश हो जाएगा। ऐसे बुद्धि जो है ये निर्णय शक्ति लेती है। मन में जो भी प्रकार के विचार चलते हैं तो बुद्धि निर्णय लेती है कि मुझे ये करना है या नहीं करना। लेकिन जब मन चंचल हो जाता है और बुद्धि की निर्णय शक्ति
कमज़ोर होती है तो वो मन के वशीभूत हो जाती है, चाहे वो गलत काम हो चाहे अच्छा हो। फिर गलत काम करते हैं तो हमारे मन में प्रदूषण पैदा हो जाता है। तो मन, बुद्धि, इसलिए हमारे अंदर निर्णय शक्ति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं लेकिन कर्म में कम लाते हैं। 1 साल से सोच रहे हैं कि यहाँ पर की लाइट चेंज कर लें, 1 साल, चलो अभी तो बारिशें आ रही हैं, जरूरत नहीं है, अच्छा बारिशें निकल जाए फिर करते हैं, अच्छा अभी तो सर्दी आ गई है, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक लाइट को चेंज करने के लिए 1 साल तक सोचते हैं लेकिन कर्म में नहीं लाते। तो सोच सोच के हमारे अंदर की जो शक्ति है, इनर पावर है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो हमको सोच कर जो सोचना है, जो करना है, उसको इतना लंबा नहीं सोचना। हमारे पास एक बहन आती थी, कहती मैंने कब से एक भगवान को एक प्रसाद का कुछ पैसा रखा है देने के लिए, 1 साल हो गया, मैं सोच रही हूँ अब इस महीने थोड़ा खर्चा कम हो, दूसरा खर्चा उससे ज़्यादा हो जाता है। फिर सोचती हूँ इस बार मैं कुछ करूँ, फिर कुछ और हो जाता है। मैंने कहा बहन जी तुम कल ही कर लो, तुम कल ही कर लो, क्योंकि कितने समय से सोच सोच के तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कहती चलो ठीक है बहन जी, आपके मुख से निकला तो मैं कल ही कर लेती हूँ, कोई भंडारा माना होगा मंदिर गुरुद्वारे का। उसने भंडारा कर लिया, जबकि इतना हाथ में पैसा नहीं था, तो भी बचा खुचा छिपा के तो आदत होती है ना रखने की सभी की, तो निकाला अंदर से, हैं, तो खर्च कर डाला। अब खर्च किया तो थोड़े दिन तक, 2-4 दिन में इसका भाई आया, बोला बहन मैं कब से सोच रहा हूँ, मेरी एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू हुआ था, तो हर भाई जो है वो बहन के लिए अच्छा सोचता है कि हम बहन को दें, है ना, बेटी को या बहन एक बराबर होती है। तो उसने उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा दे कर गया, 4 गुना ज़्यादा। फिर आई बहन जी, आपके तो होंठ पर सरस्वती है, आपने तो मुझे इतना दृढ़ कर दिया कि मैंने अपनी मनोकामना पूरी कर ली और 4 गुना पैसा भी मेरा पर्स भर गया, है ना। तो इसलिए हम सोच सोच के अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा कर देते हैं और उल्टे सीधे पेड़ पौधे जो हमारे काम आने वाले नहीं हैं वो पैदा कर देते हैं। तो इसलिए हमारी जो निर्णय शक्ति है उसको हमें यूज़ करना है। मन, बुद्धि, संस्कार। अब संस्कार जो है वो हमारे कैसे बनते हैं? जैसे उस माता ने पुण्य का काम किया तो उसके पुण्य संस्कार बन गए, पाप का काम करेंगे तो पाप वाले संस्कार बन जाएंगे। तो संस्कारों के निर्माता यानी भाग्य के विधाता हम खुद ही हैं। हम जैसा भाग्य बनाना चाहें वैसे ही बन सकते हैं कि कर्मों की गति अति गुह्य है। तो इसलिए हम अपने संस्कार को भी अच्छा बनाएं। हम अपने अंदर जो भी संकल्प करते हैं उसका जो बीज डालते हैं वो शक्तिशाली बीज डालना है। अब देखो अभी हम पौधे लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं और फिर वो शक्तिशाली ना हो, उसका हम ध्यान ना दें, खाली लोगों को दिखाने के लिए या गवर्नमेंट को शो करने के लिए, अरे हम भी ब्रह्मा कुमारी वाले, हम भी इस प्रकार के काम करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ये भी शोषा हो जाती है। लेकिन सचमुच प्रैक्टिकल में हम इस प्रदूषण को मिटाने के लिए पेड़ महोत्सव, वृक्ष महोत्सव मनाना है हम सबको। इसी अनुसार हमारा जो संकल्प है, जो बीज डालते हैं कोई भी कर्म को करने के पहले, तो वो संकल्प हमारा शक्तिशाली होना चाहिए। तो हमें पर्यावरण को, बाहर के पर्यावरण को भी ख़त्म करना है,
लेकिन हमको अपने अंदर के भी पर्यावरण को ख़त्म करना है। और तो आप सब हमारे बीच में आए हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी अपने साथ के हर एक सेक्टर के अंदर पार्क है, तो पार्क में भी लगा सकते हैं पेड़ पौधे। कईयों के पक्के घर फ्लोर सिस्टम बहुत है ना आजकल, तो फ्लोरों में लोग रहते हैं, वहाँ तो एक दिन का लगाने की भी जगह नहीं होती है, तो पार्कों में भी लगा सकते हैं। बाहर की गली की तरफ छोटी छोटी बाउंड्री में भी लगा सकते हैं, नहीं तो गमलों में तो गमले तो रख भी सकते हैं। तो सभी इस चीज़ का ध्यान दें। और हमारे बीच में द्वारका से 2-3 भाई, एक हमारी माता जी भी आई हैं, द्वारका से आए ना अभी। तो इतनी दूर से आए और इतने हमारे अरविंद भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट उठाया है, तो इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी ताली बजा करके भाई सबका स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। सही अर्थों में आपने बताया कि जैसे हम प्रकृति के पोल्यूशन की चिंता या चिंतन कर रहे हैं, तो चूँकि संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है, तो हमें अपने अंदर मन की पोल्यूशन की भी चिंतन और चिंता उतनी ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जब मन स्वस्थ होगा, हमारा चिंतन स्वस्थ होगा, तो प्रकृति भी उसी हिसाब से निर्माण होगा। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं कहूँगा अंतिम लेवल तक पहुँचाने के लिए मैं बहनों से अनुरोध करूँगा कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। अरविंद माथुर जी, जो आप द्वारका से आए हैं, आपका स्वागत करें, और आपके साथ कृष्णा भाई जी और सुशील भाई जी भी, हाँ, और माथुर जी साथ साथ वोट ऑफ थैंक्स करेंगे उसके बाद में। और मैं कहूँगा कि आए हुए मेहमानों का नाम भी आप लें और बहनें उनका स्वागत करें। हमारे अरविंद भाई का बहुत बहुत स्वागत है। आप द्वारका से, ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारका के जो सेंटर है वहाँ से आए हुए हैं, और इनके लिए एक मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सी आत्माओं को जो है, जब ये कोविड चल रहा था 2 साल के पीरियड में ऑनलाइन प्रोग्राम करके हमारे फरीदाबाद से भी और थ्रू आउट द कंट्री और रादर बाहर से भी आत्माओं को जो है बाबा के उसमें ज्ञान प्राप्त कराया, और वो बाबा के बच्चे बने भी उनमें से बहुत सारे। तो ये बाबा के निमित्त हैं, इन्होंने जो है बाबा के निमित्त कार्य किया ये। और उसके अलावा बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स में द्वारका और उसके वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन में भी, स्पिरिचुअल एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ाया, और इनके निमित्त थे ये बहुत बच्चों को बाबा का इसमें संस्था में जोड़ने के लिए, बाबा के निमित्त बनाने के लिए। बाबा के बच्चे जहाँ जहाँ थे वो आए इनके द्वारा। तो मैं तो इनके लिए इस चीज़ का जो है बहुत ही मुझे इनके लिए आदर है। और हम लोग भी, मैं इनके रेगुलर प्रोग्राम 2 साल से चलते हैं, तो ज़्यादातर हर प्रोग्राम में मैं उसमें सम्मिलित रहा हूँ। 10 दिन का प्रोग्राम रहता है और आगे भी चलता है। तो आप लोग कोई भी अगर ऑनलाइन भी प्रोग्राम करना चाहें तो हम व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो जुड़ सकते हैं इनसे। तो आइए हम अरविंद भाई का पहले स्वागत करें। दीदी का आइए। आप कृष्णा भाई आए, कृष्ण भाई, अच्छा हाँ, आप भी द्वारका सेक्टर से ही हैं। सुशील माथुर भाई, आप गुड़गांव सेंटर से हैं, लेकिन आपने ही, आपके ही द्वारा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 2 साल में बाबा के बच्चे बन गए हैं, मधुबन होके आए हैं अभी।
अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मित्तल साहब, SC मित्तल साहब, जो आप DMR हाइड्रो कंपनी है यहीं पे सेक्टर 30 में, आप उसके ऑनर भी हैं। और ये कंपनी जो है अभी जो IPO आई है इनकी कंपनी, और बहुत ही उच्च लेवल पे जो है संस्था चल रही है। लेकिन इनकी खासियत है ये बहुत ही इथिकल और एनवायरनमेंट से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। राधा कुछ साल पहले इन्होंने अपनी एक NGO एनवायरनमेंट से रिलेटेड खोली थी, प्रोग्राम भी किया करते थे। तो इनका जो है स्वागत है। आप आदिल जी और विशाल जी, हाँ आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। आप लोग जो हैं आप भी DMR में हैं, और ये हमारे आगे जो है हमारे परिवार के सहयोगी आप सब बच्चे बनेंगे धीरे धीरे। देखिए, आइए उधर से आइए। DMR, आप वहाँ पे गए थे कंपनी में, आपने प्रोग्राम भी किया था यहाँ पे कंपनी में। हाँ आइए एक स्लोगन नहीं वो रखे हुए हैं उसमें साइड में। आइए परीक्षित जी, आप भी जो हैं, आप लोग सब DMR हमें पूरी ये टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके भारत और विदेश में भी काम चल रहे हैं और हाइड्रो से कनेक्टेड काम कर रहे हैं। और मेरा भी जो है मित्तल साहब से बहुत पुराना संपर्क है। हम NHPC में इकट्ठे ही थे। NHPC से मैं रिटायर हो गया था और आपने कंपनी खोली, वहाँ से चीफ इंजीनियर थे सिविल डिज़ाइन के, और काफ़ी बड़े बड़े डैम्स के जो हैं आपने डिज़ाइन किए हैं थ्रू आउट दी कंट्री, और आगे भी जो है अपना सहयोग जो है देश के लिए दे रहे हैं। और ये भी एक बहुत समझिए एनवायरनमेंटिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी एक संस्था NGO इनकी चलती थी, अभी ज़रा बिजी हो गए तो उसमें थोड़ी ये आ गई है, लेकिन हम लोग जो हैं उस संस्था के साथ जुड़े हुए थे और बहुत एनवायरनमेंट के काम इन्होंने पहले कर लिए। ओम शांति। नहीं आप और RB माथुर भाई जी का हम सभी स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के आप ही सूत्रधार हैं। आप ही का संकल्प था कि आज यहाँ पर हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, और मैं समझता हूँ हम पौधे भी लाए हैं विस्तृत करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए। एप्लीकेशन जो आज कल्पतरु जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज वृक्षारोपण के लिए, आप उसको पहले तो डाउनलोड कर लीजिए। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 मिनट लगता है, आप लोग कभी मोबाइल निकाल के इसको डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, एक इसके अंदर प्लाज का भी फॉर्म होगा, आप लोगों के पास पता नहीं आपने रिसीव किया नहीं किया है, कंपैशन, काइंड एंड कंपैशन। हाँ, तो जिनके पास में है, आप हैं किसी के पास, कोई बता सकते हैं? काइंड एंड कंपैशन, अच्छा कोई गया नहीं था, ओके। चलिए, तो प्लांटेशन के लिए हमको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैं एप्लीकेशन तो आप लोग चाहे बाद में भी घर जाके भी आप लोग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं अभी करें। लेकिन आपको जब आप प्लांट लगाएंगे, जो भी भाई बहन प्लांट लगाएंगे, तो प्लांट लगाने का मतलब ये है कि आपने लगा के दिया, उसके बाद में उसको आपको बड़ा भी करना है, उसमें रोज पानी देना है, नियमित रूप से उसमें जैसे रिक्वायर्ड होगा खाद भी देनी है, उसको आपको धूप से, तेज धूप से भी बचाना है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है। अगर आपका प्लांट बाहर आ जाएगा तो ज़रूर उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो समय पे जब तेज धूप लगता है, आपको लगता है, तो आप उसको थोड़ा सा छाया में रख सकते हैं। मतलब आपको जैसे बच्चे की केयर की जाती है, उस तरीके से आपको उस प्लांट की केयर करनी है। और उस ऐप के माध्यम से आपको डेली आपको एक फोटो खींचनी है अपने मोबाइल से। आप 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जैसा ठीक समझते हैं, प्लांट की फोटो लीजिए और उसको ऐप के ऊपर करना है सारा। एप्लीकेशन जो आपका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर ही सारा करना है और उसमें उस फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना होगा, ताकि उनको, यानी कि जो हमारे हेडक्वार्टर्स में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस प्लांटेशन डे को सक्सेसफुल बनाने के लिए,
उनको आपके प्लांट की एक एक इन्फॉर्मेशन उनके पास में होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए उनको एक संकल्प है कि आप लोग किस तरीके से उस प्लांट को कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे सभी बहन भाइयों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग ये ज़रूर 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 करें, अपने प्लांट की पूरी इन्फॉर्मेशन आप बताएं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपने जो भी प्लांट लिया, कई बार होता है कि हमारे कुछ क्वेरीज होते हैं कि इस प्लांट को और कैसे नर्चर किया जा सकता है, कैसे और अच्छे से उसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी आप फ्री कंसल्टेंसी। आपको तो पता ही है ब्रह्मा कुमारीज में किसी चीज़ के चार्जेस नहीं है, बस हम आलसवश हो जाते हैं। चाहे कोर्स करिए, चाहे कोई भी ज्ञान लीजिए, ये यहाँ की ब्यूटी है। तो आप लोगों को जो लोग हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट लेते हैं, उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका भी है। आप लोग प्रकृति को जानने के लिए भी आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नेचर से जुड़ने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बहुत अच्छा बहाना हम लोगों को मिला है इस बार, और ये बहुत बड़ा ड्राइव है, ये छोटा ड्राइव नहीं है, ये बहुत बड़ा ड्राइव है। पूरे विश्व में हम लोग, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे भाई बहन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड सब जगह बैठे हैं, वहाँ पर भी एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी वो लोग प्लांट्स लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन से आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि आपके शहर फरीदाबाद में कितने लोगों ने प्लांट लगाया। इतना ही नहीं, कौन सा प्लांट कितने नंबर्स में प्लांट लगाया। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, तो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो कि पीपल ट्री या मैंगो ट्री कितने लोगों ने फरीदाबाद में लगाया है। तो इस तरीके से हम लोग इस ड्राइव को सक्सेसफुल बनाएंगे।